मैं सीधी सी बात कहता हूं कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी, एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है कि ऐसे करके राज्यों को डिस्टेबलाइज किया जाए? मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से डिस्कस किए लेकर आए, डीमोनेटाइजेशन बिना एक्सपर्ट से डिस्कस किए लाए, जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए, ये वैसे ही एक नया जुमला है। इसका कोई कुछ होना जाना नहीं। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं
तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंस रूल लगा देंगे क्या, तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अब ये सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा, तो 4 साल के लिए गवर्नर्स रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंस रूल रहेगा। और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में, वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना है, तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहे। अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मातृ संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होते। फिर भी चूंकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, केवल 41 करोड़पति और बने इस साल, पर गरीब कितने हुए इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन पे हमारा नेशनल का जो वक्तव्य आएगा वही मेरा। वन इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे, और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए और दूसरी विषय में चर्चा करने लग जाए। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं मांगे कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारों को रोजगार देने का क्या हुआ, जो कानून व्यवस्था का क्या हाल है, देश के अंदर जो गरीबी बढ़ रही है उसका क्या है, उसको उसके लिए निजात के लिए आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो, उन मुद्दों से इनके जो झूठे वादे थे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके का लाते हैं। आप बताइए कि महिला आरक्षण का क्या हुआ साहब? महिला आरक्षण का बिल पास कराया, सबने सर्वसम्मति से किया, क्या लागू हो गया क्या? वो उसी तरीके से ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये केवल प्रोपोगंडा है, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है। 101% ये कानून नहीं बनेगा, इनसे पास नहीं होगा। के नेता राहुल गांधी जी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति से इस पर आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हों। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें। देखिए, संसदीय प्रणाली को चलाने की कोई तमीज एनडीए के पास नहीं है। देश को लेकर इतने बड़े फैसले की जो जल्दबाजी है, उसके कारणों की जानकारी समाजवादी पार्टी पूरा देश चाहता है। कि आप एनडीए में आपने किससे चर्चा करी? जो घटक दल हैं, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी और पूरा विपक्ष। जब देश के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो एक दूसरे के साथ ऑल पार्टीज मीटिंग की बैठकें होती हैं। संसद का जब सेशन आप बुलाते हैं, आप इस पर चर्चा करते हैं विस्तृत। बगैर इन सब के किए हुए आप सीधे कैबिनेट से अप्रूवल लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में होने जा रहा है। बहुत पुरानी चीज़ है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन हम अभी ये पूछना चाहते हैं कि आप इसे कब लागू करेंगे? अभी तो चुनाव को 24 चल रहा है, 8-10 महीने भी नहीं हुए हैं। क्या आप 2025 में करेंगे, 26 में करेंगे, 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, 29 में करेंगे? अगर आप 2029 में करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के,
तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है आप उसे 29 तक होल्ड करेंगे? ये कैसे होगा? तो सरकार के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में विधानसभा के, एक एजेंडा फेंकने के लिए, एक हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है। हमें लगता है कि भारत की संसद में नरेंद्र मोदी जी को, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर, पक्ष विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर एक विस्तृत चर्चा पहले कराए जाने की जरूरत है। सवाल हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को इन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी राहुल जी के बारे में और माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये भारत के, ये दोनों युवा भारत के भविष्य, भारत को जिनके हाथों में जाना है वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, आदरणीय राहुल जी, और मोस्ट एजुकेटेड जो भारत को जानते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को जानते हैं। तो ऐसे युवाओं को, और खासकर एक पिछड़े समाज से आए हुए पूर्व मुख्यमंत्री को भस्मासुर कहना, ये एक जो सामंतवादी जो सोच है मठ की, वो उसको दर्शाती है। और हम ये मानते हैं कि माननीय हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सारे मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पे पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और जो इंडिया अलायंस की ये जो लीडरशिप है दो युवाओं की, देश ये समझता है जिस तरह से जनमत मिला है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, आवाम अपना भविष्य सुरक्षित पाती है। अखिलेश यादव पे एक और तंज कसा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा बसती है, इसलिए जब उनका शासनकाल था तो माफियाओं का बोलबाला था, और ये साधु संतों को माफिया कहते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के वंशज को औरंगजेब कहना, तानाशाह कहना, ये दर्शाता है कि जो मठ की सोच है इस देश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए, वो क्या सोच है। सवाल सिर्फ आदरणीय अखिलेश जी ने यही किया था कि मठों में जो माफियागिरी चल रही है, जो माफियाओं का पूरा सेंटर बना हुआ है, उन्होंने किसी आदरणीय साधु संतों पे ये कमेंट नहीं किया। पूरे प्रदेश में साधु संत माननीय अखिलेश यादव जी को, उनको बहुत एहतराम करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो लाइन थी, एक जो आदर्श है हमारे देश में योगी होने का, माननीय अखिलेश जी इसको बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं। वो कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है उन्हें, उनकी भाषा भी सूट नहीं करती है कि वो एक योगी हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसके ऊपर लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी। कल उसी क्रम में बीएसपी ने एक भी बड़ी बैठक प्रदेश स्तरीय बुलाई है। मायावती की अध्यक्षता में ये प्रदेश की बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक बीएसपी की रहने वाली है। देखिए, 2024 का चुनाव हो या आगे आने वाले जो उपचुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि जो उनका भविष्य है वो माननीय अखिलेश यादव जी में है, और आदरणीय राहुल जी के साथ जो अलायंस की जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। तो अब कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए अगर आगे आना चाहती है, तो आवाम जो है, खासकर जो अनुसूचित वर्ग हैं, वो समाजवादी पार्टी को अपना भविष्य मानते हैं, प्रेजेंट मानते हैं। तो हम लोग माननीय अखिलेश जी जिस तरह से भारत के संविधान की लड़ाई, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, जातिगत जनगणना की लड़ाई, इन उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों पर माननीय अखिलेश जी हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिन दल की बात कर रहे हैं वो अब भारतीय One nation, one poll is a failed idea. People of India has rejected in the 2024 elections, and now again Mr. Modi and Amit Shah wants to divert this country through these kind of gimmicks. It is an attack against the federal nature of it. India Alliance has opposed it, and we will continue to oppose it in the parliament also. This is an unacceptable and unrealistic idea, and it is against the multiplicity and the diversity of this country itself. India as a country must celebrate diversity and must respect the states, other states and other regions' views. It should not bulldoze the other views. And we all know that the 2024 elections has rejected Modi ji's idea of one nation, one election. It has reduced from 303 to 240. And now
again, if they are trying, they will be rejected. देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने. यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट.